तीसरे रैह के कुख्यात युद्ध अपराधियों में मौत के दूत कहे जाने वाले जोसेफ मेजेले जितना घृणास्पद कुछ ही लोग पाते हैं। विज्ञान की आड़ में क्रूरता का प्रतीक मेजेले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन के सबसे घातक यातना शिविर ऑशविट्ज में निर्णायक भूमिका में थे। इस माहौल में मेजेले ने गैस चैम्बरों के लिए कैदियों का चयन किया और तय किया कि कौन नाजी नस्ली हठधर्मिता को का यम रखने के लिए भीषण चिकित्सा प्रयोगों, अंगभंगों, जानबूझकर किए गए संक्रमणों, शोध के रूप में प्रच्छन्न यातनाओं और जुड़वा बच्चों पर जांच पड़ताल को सहने के लिए जीवित रहेगा नस्ली शुद्धता और पूर्णता के प्रति जुनूनी। उन्होंने अनगिनत निर्दोष व्यक्तियों को केवल मानव परीक्षण विषयों में बदल दिया। जब तीसरा रह बिखर गया तो मेजेले ने भागने की योजना बनाई और दशकों तक छिपकर समर्थकों और अपनी चतुराई से छुपकर रहा। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में उतरेंगे जिसने चिकित्सा को आतंक के साथ मिला दिया। जोसेफ मेजेल के जीवन की एक यात्रा जो ऑशविट्ज का सबसे भयावह व्यक्ति ही था, मृत्यु के दूत का एक छायादार पहलू। 1911 में जर्मन शहर गुंजबर्ग में जन्मे जोसेफ मेजेल ने चिकित्सा और मानव विज्ञान में अध्ययन किया और आनुवंशिकी तथा आनुवंशिकता पर अपने शोध के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने खूंखार एसएस के साथ गठबंधन किया और उन्हें ऑशविट्ज यातना शिविर में तैनात किया गया। इस पूरे संघर्ष के दौरान उन्होंने ऑशविट्ज यातना शिविर में सेवा की, कैदियों के चयन की देखरेख की और भीषण चिकित्सा प्रयोग किए। खासकर जुड़वा बच्चों पर उनके तरीकों में वैज्ञानिक अनुसंधान की आड़ में अंगभंग, घातक इंजेक्शन और बिना एनेस्थीसिया के प्रक्रियाएं शामिल थी। 1945 27 जनवरी को लाल सेना ने ऑशविट्ज के विद्युतीकृत अवरोधों को तोड़ दिया, जो कब्जे वाले पोलैंड में सबसे बड़ा और सबसे घातक नाजी यातना सहसनहार शिविर था। सोवियत सैनिकों के सामने जो दृश्य सामने आया वह अकल्पनीय भयावहता का था। अपने 5 वर्षों के संचालन 1940-1945 में लगभग 13 लाख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इस परिसर में निर्वासित किया गया था। उनमें से लगभग 11 लाख लोग जाइक्लोन बी से भरे गैस चैम्बरों, फायरिंग दस्तों, जानबूझकर भूखा रखने और व्यवस्थित रूप से थकावट के कारण मौत की सजा देने की एक सुनियोजित योजना का शिकार हुए। उल्लेखनीय रूप से मुक्ति तक बहुत कम संख्या में लोग जीवित बचे। उस जनवरी के दिन सोवियत सैनिकों ने लगभग 7,000 कैदियों को उनके परित्यक्त कारावासों से मुक्त कराया। कई लोग दयनीय शारीरिक स्थिति में थे, चिरकालिक कुपोषण, बीमारी और व्यवस्थित दुर्व्यवहार से ग्रस्त थे। कई लोग मुश्किल से खड़े हो पाते थे, इंसानों से ज्यादा भूतिया आकृतियों जैसे लगते थे। मुक्तिदाताओं ने बैरकों और भंडारण भवनों के भीतर अपराधों के भयावह प्रमाण खोजे जो सभ्यता की सीमाओं की किसी भी अवधारणा को पार कर गए थे। वहां बिना दफन की गई लाशों के विशाल ढेर थे, उत्पत्ति और आकार के अनुसार वर्गीकृत निजी सामान और सटीक अभिलेख थे जो सावधानीपूर्वक नियोजित विनाश की प्रणाली का विवरण देते थे। बचे हुए लोगों में कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के बहाने घृणित चिकित्सा प्रयोगों को सहन किया था, लेकिन वास्तव में ये प्रकृति के रूप में प्रच्छन्न क्रूरता के मुखौटे मात्र थे। इस दुस्वप्न के मूल में जोसेफ मेजेले, जिन्हें मृत्यु के दूत के रूप में कुख्यात किया गया था, शुद्ध विकृति के प्रतीक के रूप में उभरे एक डॉक्टर जो दुनिया भर में कुख्याति प्राप्त करेगा। 16 मार्च 1911 को जर्मन साम्राज्य के एक छोटे से बवेरियन शहर गंसबर्ग में जन्मे जोसेफ मेजेल एक संपन्न परिवार से थे। उनके पिता कार्ल एक सफल उद्योगपति थे जिनकी कृषि मशीनरी उत्पादन कंपनी थी।
अपने परिवार की समृद्ध पृष्ठभूमि के कारण जोसेफ ने छोटी उम्र से ही गहन शिक्षा प्राप्त की, जिससे प्राकृतिक विज्ञानों के हलंतृति उनका जुनून और जिज्ञासा बढ़ी। जीव विज्ञान और चिकित्सा अध्ययन, जो युद्ध पूर्व जर्मनी में वैचारिक महत्व प्राप्त कर रहे थे, ने उन्हें बचपन से ही मोहित कर लिया था। विभिन्न जर्मन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हुए उन्होंने न केवल अपने तकनीकी कौशल को निखारा, बल्कि अपने कई समकालीनों की तरह उन नस्लीय सिद्धांतों को भी आत्मसात किया जो तेजी से फैल रहे थे। 1935 में जोसेफ मेजेले है म्यूनिख विश्वविद्यालय से भौतिक नृविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अगले वर्ष उन्होंने राज्य परीक्षा उत्तीर्ण करके चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए अर्हता प्राप्त की, जिससे वैज्ञानिक शोधकर्ता और नैदानिक चिकित्सक दोनों की दोहरी पहचान बनी। यह संयुक्त प्रोफाइल बाद में एक भयावह तरीके से आपस में गूंथ गई, क्योंकि नाजीवाद ने मेजेले को अपनी आसक्ति प्रकट करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया। 1937 में जोसेफ मेजेले ने तीसरे रह के सबसे प्रभावशाली नस्लीय विचार संस्थानों में से एक फ्रैंकफर्ट स्थित वंशानुगत जीव विज्ञान और नस्लीय स्वच्छता संस्थान में डॉ. ओटमार वॉन वर्चुअर के मार्गदर्शन में अपना वैज्ञानिक करियर शुरू किया, जो जर्मन शैक्षणिक क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित आनुवंशिकीविद थे, फिर भी एक उत्साही सुजनन विज्ञान के समर्थक और नाजीवाद के तहत नस्लीय वृद्धि नीतियों के प्रवर्तक थे। वॉन वर्चुअर ने आनुवंशिक विरासत तंत्र को समझने के लिए जुड़वा बच्चों पर शोध किया। इन खोजों का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से उन्मुख भी था, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक लक्षणों के संचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों को समझना था, ताकि जर्मन जनता को कथित अपक्षी तत्वों से शुद्ध किया जा सके। इस वैचारिक संदर्भ में जर्मन जनता की भलाई को एक जैविक चिंता के रूप में देखा जाता था, जिसके लिए निगरानी, नियंत्रण और यदि आवश्यक हो तो कठोर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी। इन अवधारणाओं से अत्यधिक प्रभावित मेजेले शीघ्र ही वर्चुअर के एक निकट सहयोगी और पसंदीदा छात्र के रूप में उभरे। उनके मार्गदर्शन में मेजेले ने 1938 में मानव आनुवंशिकी और सुजनन विज्ञान में दूसरी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, जिसमें शारीरिक और रोगात्मक लक्षणों से संबंधित आनुवंशिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हालांकि ये अध्ययन वैज्ञानिक रूप से ठोस प्रतीत होते थे, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कहीं अधिक भयावह था। उन्होंने एक अकादमिक चमक के साथ उस नस्लीय विचारधारा को मजबूत करने का काम किया जो तृतीय रह की नीतियों का आधार थी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के उदय के दौरान शुरुआत में बहुत कम प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी दिखाने वाले मेजेले ने खुद को वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में प्रच्छन्न नस्लवादी विचारधाराओं से सराबोर एक शैक्षणिक और वैज्ञानिक परिवेश में डुबो दिया। नस्लीय जीव विज्ञान का मिथ्या विज्ञान, नृविज्ञान और चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त हो गया, जिसने भेदभाव, बहिष्कार और अंततः संपूर्ण आबादी के विनाश के लिए एक कथित अनुभवजन्य आधार प्रदान किया। इस छद्म विज्ञान ने विकृत जैविक सिद्धांतों के साथ पैतृक पूर्वाग्रहों को मिला दिया, जिससे एक ऐसा नस्लीय पदानुक्रम निर्मित हुआ जहां जर्मनिक लोग शिखर पर थे, जबकि यहूदी, स्लाव, रोमानी और अन्य समूहों को जैविक रूप से निम्न माना जाता था, जिससे जर्मन आबादी की शुद्धता और शक्ति के लिए निरंतर खतरा बना रहा। इस बौद्धिक रूप से विषाक्त वातावरण में मेजेले को न केवल अपनी आकांक्षाओं के लिए औचित्य मिला, बल्कि एक वैचारिक ढांचा भी मिला जो उनके भविष्य के आचरण का मार्गदर्शन करेगा। मेजेले ने अपने युग में वैज्ञानिक चिंतन पर हावी रही नस्ल ही विचारधारा में खुद को गहराई से समाहित कर लिया।
और अंततः इसे अपने पेशेवर व्यक्तित्व का सार बना लिया। उनका शैक्षणिक जीवन और राजनीतिक विश्वास धुंधले पड़ गए, जिससे नाजी शासन की सबसे कट्टर पंथी नीतियों को विद्वानों द्वारा उचित ठहराने के उद्देश्य से एक एकीकृत प्रयास का निर्माण हुआ। नस्ल के इस कथित विज्ञान ने भयावह क्रूरता के व्यवहारों को अकादमिक विश्वसनीयता का आभास दी। हाँ, जबरन नसबंदी, व्यवस्थित अलगाव, सामाजिक बहिष्कार और अंततः लाखों लोगों की औद्योगिक हत्या, इस विचारधारा में एक कथित तार्किक आधार पाया गया। 1935 में लागू किए गए नूर्नबर्ग कानूनों ने जर्मनों और यहूदियों के बीच किसी भी वैवाहिक संबंध या यौन संबंधों पर रोक लगा दी। रोमानी लोग, जिन्हें अक्सर अश्वेत कहा जाता है, ने कैसर विल्हेम संस्थान जैसे संस्थानों द्वारा की गई वैज्ञानिक चर्चा में एक कथित रूप से वैध तर्क पाया, जिसका उद्देश्य निर्विवाद होना था। 1938 में मेजेले ने अपनी नाजी निष्ठा में एक महत्वपूर्ण प्रगति की। वह आधिकारिक तौर पर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP में शामिल हो गए और शूट्सस्टाफेल का हिस्सा बन गए, जिसे SS के नाम से अधिक जाना जाता है। हेनरिक हिमलर के नेतृत्व वाला यह अर्धसैनिक समूह केवल एक दमनकारी तंत्र नहीं था, यह तीसरे रह के नस्ली आदर्श की निगरानी, योजना और प्रवर्तन के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में कार्य करता था। SS में शामिल होने से उन्हें सरकारी ढांचे के भीतर प्रतिष्ठा और उन्नति का एक तेज मार्ग प्राप्त हुआ। साथ ही उन्हें उस मोड़ पर भी रखा जहां जैविक अनुसंधान राज्य की नीति के साथ जुड़ता था। उन्होंने नूर्नबर्ग कानूनों के मानदंडों के आधार पर नस्ली रूप से शुद्ध की परिभाषा में फिट बैठने वाले व्यक्तियों की ही पहचान करने के लिए मानवशास्त्री मूल्यांकन में भाग लिया। उन्होंने आनुवंशिक दोषों के वाहक के रूप में चिह्नित लोगों की जबरन नस्बंदी की वकालत करने वाली रिपोर्टों को मंजूरी दी। उन्होंने राष्ट्रीय समुदाय के लिए हानिकारक माने जाने वाले विवाहों को हतोत्साहित करने वाले शोध पत्रों का मसौदा तैयार किया। इन कार्यों ने SS नेतृत्व के बीच उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया और नाजी जब राजनीतिक पहल के लिए समर्पित एक वैज्ञानिक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। 1939 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने तक, मेजेले ने पहले ही एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। आनुवंशिकी में उनकी पृष्ठभूमि, वैचारिक निष्ठा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने उन्हें विजित देशों में चिकित्सा अनुसंधान और नस्लीय नीतियों के अनुप्रयोग को मिलाने वाली भूमिकाओं के लिए एक प्रमुख विकल्प बना दिया। युद्ध ने उन्हें एक अद्वितीय अवसर प्रदान किया। कब्जा किए गए क्षेत्रों ने अध्ययन और प्रयोग के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले निहत्थे विषयों का लगभग असीमित स्रोत प्रदान किया। 1943 में कट्टरता के साथ विज्ञान के गठजोड़ से क्षतिग्रस्त पथ के शिखर पर पहुंचकर मेजेले को अपना अंतिम कार्यभार मिला। ऑश्विट्ज़ यातना और संहार शिविर, यहाँ उनका नाम हमेशा के लिए सबसे क्रूर प्रयोगों, अनुस्वर और मानव जीवन के प्रति सबसे घोर उपेक्षा से जुड़ जाएगा। ऑश्विट्ज़ में मेजेले को अपनी वैज्ञानिक आकांक्षाओं को अपने SS पद द्वारा प्रदत्त अनियंत्रित अधिकार के साथ मिलाने का आदर्श मंच में हिला। पूरे समुदायों के व्यवस्थित विनाश के लिए डिजाइन की गई वह संहार सुविधा उनके नेतृत्व में एक विशाल प्रयोगशाला में परिवर्तित हो गई, जहां मानवीय पीड़ा प्रयोगों का एक चर बन गई। लगभग 2 वर्ष हलनचो तक मेजेले ने हजारों कैदियों के जीवन और मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण रखा। प्रत्येक दिन रैंप पर निर्णय लिए जाते थे। एक आकस्मिक हरकत से यह पता चलता था कि कौन से व्यक्ति कुछ और हफ्तों तक जी हित रहेंगे और किन्हें तुरंत गैस चैम्बर में भेज दिया जाएगा। वयस्कों और बच्चों का व्यापक मूल्यांकन उनके वैज्ञानिक मूल्य के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के लिए किया गया था। इन प्रक्रियाओं का
ही वास्तविकता को अकादमिक कठोरता के रूप में छुपाया गया था, लेकिन वास्तव में वे यातना के कार्य थे। उनका शोध समान जुड़वा बच्चों पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य नस्लीय शुद्धता को बनाए रखने ले वंशानुगत कानूनों के बारे में उनके विश्वास को साबित करना था। ऐसा करने के लिए उन्होंने अत्यधिक रक्त के नमूने लिए, अनुचित रूप से अंगों को काट दिया और बच्चों को भीषण सर्जिकल प्रक्रियाओं कर हे अधीन किया, जिनमें से कई घातक थे। भयावहता की सूची में घातक इंजेक्शन, जीवित कैदियों पर की गई सर्जरी, मानव अंगों और आंखों का संग्रह शामिल था। मेंजेले के लिए पूरा शिविर एक असीमित प्रयोग स्थल की तरह काम करता था, जहां नैतिक बंधन मिट जाते थे। जनवरी 1945 में लाल सेना ने पोलैंड में घुसपैठ की और ऑश्विट्ज को घेर लिया। सोवियत सैनिकों के तेजी से निकट आने पर मेंजेले और अन्य एसएस सदस्य शिविर को पीछे छोड़कर जल्दी से चले गए। 27 जनवरी को विद्युतीकृत बारों को तोड़ते ही सोवियत सैनिकों को एक ऐसे दृश्य का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लाशों के ढेर और खंडहर हो चुके हैरकों के बीच उन्होंने 7,000 से ज्यादा जीवित बचे लोगों को पाया, जो भूखमरी, बीमारी और दुर्व्यवहार से भूतिया आकृतियों में सिमट गए थे। कई लोगों में मुश्किल से उठने की ताकत थी। प्रयोगशाला के जार में अनुस्वर सुरक्षित रखे गए दस्तावेजों, शल्य चिकित्सा उपकरणों और पदार्थों के विस्तृत अभिलेखों में मुक्तिदाताओं ने मेंजेले के मार्गदर्शन में किए गए प्रयोगों के निर्विवाद प्रमाण खोज निकाले। बचे हुए लोगों के वृत्तांतों में भयावह विवरण थे। जोसेफ मेंजेले द्वारा सिल दिए गए बच्चों, गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल की गई गर्भवती महिलाओं और गहन जांच के बाद जुड़वा बच्चों की हत्या पर किए गए भीषण प्रयोगों ने एक भ्रष्ट वैज्ञानिक विमर्श की आड़ में एक व्यवस्थित हिंसा को उजागर किया। इस विमर्श ने एक जानलेवा विचारधारा की आड़ में पूरी आबादी के विनाश को वैध ठहराया, जिसका खुलासा मेंजेले द्वारा नरसंहार के दौरान किए गए अत्याचारों में हुआ। इस भयावह वृत्तांत का शीर्षक है जोसेफ मेंजेले और उनके अमानवीय प्रयोगों की सच्ची कहानी। पूर्णविराम मेंजेले के पुत्र रॉल्फ का जन्म 1944 में हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे विनाशकारी चरण में पहुंच चुका था। इससे पहले 1939 में मेंजेले ने आइरीन शोनबेन से विवाह किया था, जो यूरोपीय महाद्वीप के इतिहास के सबसे घातक संघर्ष में घिरने से ठीक पहले बना था। उसी वर्ष 1 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और नाजी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ने हिंसा के एक अभूतपूर्व युग की शुरुआत का संकेत दिया। जून 1940 में मेंजेले को रीच की पारंपरिक सशस्त्र सेना वेहरमाच द्वारा भर्ती किया गया था। फिर भी उनका पेशा तेजी से एक अधिक भयावह रास्ते की ओर बढ़ गया। भर्ती के 1 महीने से भी कम समय के बाद उन्होंने कुख्या द एसएस से जुड़ी एक सैन्य शाखा वाफेन एसएस की चिकित्सा कोर में सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया, जहां सैन्य कर्तव्य नाजी नस्लीय हठधर्मिता को लागू करने के साथ मेल खाते थे। शुरुआत में मेंजेले जर्मन कब्जे वाले पोलैंड में सक्रिय एसएस मुख्य नस्ल और निपटान कार्यालय में तैनात थे। उनकी भूमिका में यह पता लगाने के लिए नियोजित प्रक्रियाओं की जांच करना शामिल था कि क्या बवेरियन वंश का दावा करने वाले लोग पूर्ण जर्मन के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए नस्लीय और शारीरिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हैं। इन कथित वैज्ञानिक आकलनों ने तीसरे रह के नस्लीय स्तर के भी पूरे परिवारों को स्वीकार या अस्वीकार करने का आधार प्रदान किया। आक्रामक अभियान की शुरुआत के बाद 18 महीने की अवधि में मेंजेले ने पूर्वी मोर्चे पर लड़ाइयों में भाग लिया, जहां युद्ध के कुछ से भीषण और निर्दयी युद्ध हुए। जिस डिवीजन का वह हिस्सा थे, वह कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिक
यहूदी आबादी के खिलाफ अत्याचारों में शामिल थी, जहां अभियान के शुरुआती चरणों में कई पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सामूहिक रूप से मार डाला गया था। चिकित्सा कर्तव्यों के अलावा मेजेले ने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया, एक ऐसे कार्य जिसने एक जलते हुए टैंक में फंसे 2 जर्मन सैनिकों अनुस्वर को बचाया, जिसके लिए उन्हें अपने वरिष्ठों से प्रशंसा मिली। इस कार्य के परिणाम स्वरूप उन्हें द्वितीय श्रेणी का आयरन क्रॉस प्रदान किया गया, जिसे बाद में प्रथम श्रेणी में अपग्रेड किया गया, जो जर्मनी में एक अत्यधिक सम्मानित सैन्य सम्मान है। उन्हें एसएस हॉप्टस्टुर्मफुहरर के पद पर भी पदोन्नत किया गया, जो एसएस में कैप्टन के समकक्ष है। 1943 में मेजेले जर्मनी लौट आए, जहां उन्होंने खुद को अपनी अगली वाफेनेसेस भूमिका के लिए अधर में पाया। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व मार्गदर्शक डॉ ओटमार वॉन वर्शवर से फिर से संपर्क किया, जो अब बर्लिन में कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड सुजनिक्स का नेतृत्व कर रहे थे। यह संस्थान रीच के सुजनन अनुसंधान के लिए एक तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता था, जिसने मेजेले की वैज्ञानिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। 30 मई 1943 को एक आदेश आया जिसने उनकी दिशा बदल दी और उनके नाम को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। उन्हें ऑश्विट्ज के लिए रवाना होना था। इस परिसर के भीतर वह ऑश्विट्ज बिरकेनो की चिकित्सा टुकड़ी में शामिल हो गए, एक ऐसा परिसर जो एक निरोध केंद्र और सामूहिक विनाश स्थल दोनों के रूप में कार्य करता था। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि मेजेले अपने मानव प्रयोगों के लिए प्रस्तुत असीम अवसरों से आकर्षित होकर इस कार्यभार को सक्रिय रूप से प्राप्त करने की कोशिश की थी। ऑश्विट्ज बिरकेनो नाजी नरसंहार का मुख्य मंच था, जहां हर हफ्ते हजारों यहूदी निर्वासितों को यूरोप भर से लाने वाली ट्रेनें आती थी। जहाज से उतरते ही ज्यादातर लोगों को तुरंत मार दिया जाता था, जबकि बाकियों को जबरन मजदूरी या चिकित्सीय प्रयोगों के लिए चुन लिया जाता था। कैंप डॉक्टर के रूप में मेजेले ने नैदानिक कार्यों से आगे की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखा। उन्होंने आगमन रैंप पर चयन प्रक्रिया का संचालन किया और एक नज़र में तय कर दी या कि किसे गैस चैम्बर में भेजा जाएगा और किसे अस्थायी रूप से बख्शा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रोमानी परिवार शिविर के प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाई, जो बिरकेनो का एक ऐसा क्षेत्र था जिसे रोमानी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नजरबंद रखने के लिए बनाया गया था। 1943 के बाद से लगभग 21,000 रोमा लोगों को ऑश्विट्ज निर्वासित किया गया और इस क्षेत्र में बंदी बनाकर रखा गया। कई महीनों तक मेजेले ने इस शिविर और इसके कैदियों की उसी दृढ़ता से जांच की जैसी उन्होंने अन्य कैदियों की थी। 2 अगस्त 1944 को जब नाजी हाई कमान ने उस क्षेत्र को खत्म करने का आदेश दिया, मेजेले ने रोमानी कैदियों के अंतिम चयन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। उस रात 893 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बिरकेनो के गैस चैम्बरों में भेज दिया गया। ऑश्विट्ज में मेजेले के आचरण ने नस्लवादी विचारधारा, वैज्ञानिक आकांक्षा और जीवन मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण के एक विकृत गठबंधन को मूर्त रूप दिया। उनके कार्यों ने उनके नाम को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंक के प्रतीक में बदल दिया, जो उस गहराई का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर मानवीय क्रूरता गिर सकती है जब उसे अधिकार के आवरण और विज्ञान की बयानबाजी के पीछे छिपाया जाता है। ऑश्विट्ज पहुंचने पर जोसेफ मेजेले को ऑश्विट्ज बिरकेनो परिसर के मुख्य चिकित्सक के पद पर शीघ्र ही पदोन्नत कर दिया गया। वर्ष के अंत तक उन्होंने बिरकेनो के एसएस अस्पताल में भी कार्यभार संभाला, जहां उनकी शक्ति फली फूली। उनके अनेक कार्यों में से चयन शिविर के सबसे घातक और प्रतिष्ठित
कार्यों में से एक बन गया। इन चयनों का उद्देश्य उन कैदियों की पहचान करना था जिन्हें एसएस डॉक्टर काम करने के लिए बहुत कमजोर मानते थे और उन्हें मौत की सजा देते थे क्योंकि उन हलंथे बहुमूल्य संसाधनों का उपभोग करने वाला माना जाता था। बिरकेनो में एक यहूदी परिवहन के पहुंचने पर मेजेले सहित चिकित्सा कर्मियों ने नए लोगों का मूल्यांकन किया जो वयस्क, शारीरिक रूप से है सक्षम दिखाई देते थे। उन्हें जबरन श्रम के लिए चुना जाता था, जबकि बाकी लोगों, बुजुर्ग, बीमार बच्चे, गर्भवती महिलाओं को बिना किसी अपवाद के तुरंत गैस चैम्बर में ले जाया जाता था। यह प्रक्रिया निर्मम थी और अपील का कोई अवसर नहीं देती थी। शिशुओं या छोटे बच्चों वाली माताओं की नीति विशेष रूप से हृदयविदारक थी। उन्हें ट्रेन के डिब्बों से उतरते ही तुरंत फांसी के लिए निशाना बनाया जाता था। एक ऐसी नीति जिसे मेजेले ने ठंडे तर्कों के साथ तर्कसंगत बनाया। उनकी राय में एक यहूदी बच्चे को मुक्त करने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोई जगह नहीं बची थी जहां वे स्वतंत्र रूप से रह सके। उनके विकास को सुनिश्चित करने वाली सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें शिविर के भीतर रखना भी अव्यावहारिक था। वह एक बच्चे को अकेले गैस चैम्बर में भेजना और भी क्रूर कृत्य मानते थे, इसलिए पसंद करते थे कि मां और बच्चा एक साथ मरे। इस तरह उनका तर्क था, मां मृत्यु तक बच्चे को आराम दे सकती है। उनके चिकित्सा दायित्वों के अलावा उनके निजी जीवन के बारे में कानाफूसी थी। कुछ खातों से पता चलता है कि ही मेजेले का इर्मा ग्रेस के साथ रोमांटिक संबंध था, जो ऑश्विट्ज की सबसे क्रूर महिला रक्षकों में से एक थी। हालांकि यह अफवाह थी कि उन्होंने उनके रिश्ते को तब समाप्त कर दिया जब उन्हें पता चला कि ग्रेस यहूदी कैदियों के साथ यौन कृत्यों में लिप्त थी, जिसे अमानवीय माना जाता था। यह भी दावा किया गया था कि मेजेले को यौन क्रूरता के प्रति रुग्ण आकर्षण था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक रात उन्होंने शिविर के कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही यहूदी महिलाओं की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन और दस्तावेजीकरण किया, जिसे अब आपराधिक विचलन माना जाता है। इस कृत्य ने उन ही छवि को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में और भी पुख्ता कर दिया जिसकी क्रूरता किसी भी नैतिक सीमा से परे थी। चयन केवल आगमन रैंप तक ही सीमित नहीं था। उनकी निगरानी में चिकित्सा कर्मी नियमित रूप से बैरक खून और दुर्बलताओं का निरीक्षण करते थे ताकि घायल, गंभीर रूप से बीमार या कमजोर कैदियों का पता लगाया जा सके। इन मुलाकातों का सामना अकल्पनीय आतंक से होता था। पीड़ित जानते थे कि एक नजर ही उनकी नीति तय कर सकती है। चुने गए लोगों को सीधे दिल में घातक फिनोल इंजेक्शन दिए जा सकते थे या उन्हें गैस चैम्बर में भेजा जा सकता था। मेजेले, जिन्हें मृत्यु का दूत कहा जाता था, अपने मनमाने स्वभाव के कारण ऐसा नाम रखते थे। उनके अधीन रहने वालों के लिए वे तत्काल और अकारण मृत्यु के सतत खतरे का प्रतीक थे। बिरकेनो के महिला चिकित्सालय में कार्यरत एक यहूदी स्त्री रोग विशेषज्ञ गिसेला पर्लना है बाद में बताया कि मेजेले के निरीक्षणों से उनमें गहरा भय व्याप्त हो जाता था। उनके वृत्तांतों में उस समय की निराशा की झलक मिलती है। हम सबसे ज्यादा उनके आने से डरते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम फिर से भोर देखेंगे या नहीं। उनके पास यह तय करने की निर्विवाद शक्ति थी कि कौन बचेगा और कौन मारा जाएगा। 1943 की गर्मियों में टाइफस के प्रकोप ने महिला बैरकों को तबाह कर दिया। मेजेले ने बिन रुके 600 यहूदी महिलाओं वाले एक पूरे ब्लॉक को खाली कराने का आदेश दिया और उन सभी को सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया। इसके बाद उन्होंने बैरकों को साफ और कीटाणुरहित करने का आदेश दिया, क्योंकि गल के ब्लॉक की महिलाओं को निर्देश दिया गया था कि वे पुनर्जीवित क्वार्टरों में जाने से पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहने। जब भी टाइफस, स्कारलेट ज्वर
या कोई अन्य संक्रामक रोग फैलता था। यह प्रक्रिया सावधानीपूर्वक की जाती थी। इस प्रकार स्वच्छता संबंधी सावधानियों की आड़ में मेजेले ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें संहार, अनुशासन और दिखावटी चिकित्सा अध्ययन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऑश्विट्ज में उनके कार्यकाल को नरसंहार की सबसे निराशाजनक घटनाओं में से एक माना जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञता और नस्लीय कट्टरता से वैध ठहराए गए उनके हर कदम के कारण अनगिनत निर्दोष लोगों की जान गई। ऑश्विट्ज बिरकेनो में सामूहिक नरसंहार न केवल नाजी वैचारिक उन्माद का परिणाम था, बल्कि एक व्यवस्थित रूप से संगठित अभ्यास भी था। शिविरों में टाइफस या स्कारले टज्वर जैसी बीमारियों के प्रकोप के दौरान सख्त प्रक्रियाएं तुरंत लागू की जाती थीं। जिन कैदियों पर संक्रमण का संदेह होता था उन्हें अलग थलग कर दिया जाता था और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता संबंधी कारणों से तुरंत गैस चैम्बरों में स्थानांतरित कर दिया जाता था। वास्तव में यह व्यवस्थित उन्मूलन की नीति को छुपाता था। इस प्रकार जन स्वास्थ्य की आड़ में सामूहिक हत्या को संस्थागत रूप दिया गया, जो एक विकृत और प्रभावी रणनीति थी। यह घातक तर्क शिविर के दैनिक कामकाज का हिस्सा बन गया। कथित महामारी की रोकथाम कमजोर और बीमार लोगों के चुनिंदा विनाश को छिपाने के लिए एक और व्यंजना के रूप में काम करती थी। बैरकों को खाली किया जाता था, कीटाणुरहित किया जाता था और नए कैदियों से भर दिया जाता था। एक ऐसी दिनचर्या जो अपनी तर्कसंगतता के आवरण के नीचे मानव जीवन रति घोर तिरस्कार को छुपाती थी। 1945 में तीसरे रेह के पतन के बाद जोसेफ मेजेल नाजी क्रूरता के विभत्स प्रतीकों का पर्याय बन गए। शिविर के अन्य वरिष्ठ चिकित्साकर्मियों के विपरीत मेजेल न तो सर्वोच्च पद पर थे और न ही वे ऑश्विट्ज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। फिर भी उनके कार्यों की भयावह प्रकृति और उनके पीड़ितों पर उनके गहरे प्रभाव के कारण उनकी छवि नरसंहार की सामूहिक स्मृति में मिट रूप से अंकित हो गई। यह जीवित बचे लोगों के वृत्तांत थे, विशेष रूप से वे जिन्होंने उनके प्रयोगों को सहन किया या उनकी सहायता करने के लिए बाध्य हुए, जिन्होंने उनकी कुख्यात स्थिति को पुख्ता किया। उनकी गवाही ने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश की जो नैतिकता से रहित, नस्ली अतिवाद से प्रेरित और मानवीय पीड़ा की घोर उपेक्षा से प्रेरित विज्ञान करता था। ऑश्विट्ज के लगभग 50 डॉक्टरों में से एक होने के बावजूद मेजेल की उपस्थिति असामान्य रूप से प्रमुख थी। नियमित रूप से रेलगाड़ियों के आगमन पर उपस्थित रहते हुए, जहां अनगिनत निर्वासित लोग मालगाड़ियों में फंसे दिनों से थके हुए उतरते थे, वही थे जो अपनी सावधानीपूर्वक साफ सुथरी एसएस वर्दी में चरणों की कड़ी निगरानी करते थे। अपने हाथ के एक बाएं या दाएं इशारे से ही वह जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला कर लेते थे। इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल न होने पर भी मेजेले अक्सर कर्तव्य से ज्यादा वैज्ञानिक जिज्ञासा से प्रेरित होकर निरीक्षण करते थे। उनका ध्यान जुड़वा, बौने, असामान्यताओं वाले या विशिष्ट शारीरिक लक्षणों वाले लोगों की पहचान करने पर था। उनके लिए ये कैदी आनुवंशिकी, नस्ल और वंश पर उनके विकृत शोध के लिए मूल्यवान विषय थे। विभिन्न राष्ट्रीयताओं और नस्लों के 1300 से ज्यादा लोगों को लगा तार ऑश्विट्ज पहुंचाया गया, जिससे यह नाजीवाद के तहत सबसे व्यापक संहार स्थल और मनुष्यों के लिए एक जैव चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बन गया। अन्य यातना शिविरों के विपरीत ऑश्विट्ज ने नाजी चिकित्सकों को विश्व तक लगभग असीमित पहुंच प्रदान की, जिससे यह समकालीन इतिहास में एक अभूतपूर्व चिकित्सा प्रयोग स्थल बन गया। मानव पीड़ितों तक इस असीमित पहुंच ने ऑश्विट्ज को एक मौत की प्रयोगशाला में बदल दिया। एसएस डॉक्टरों के लिए, जिन्होंने शासन की नस्लवादी विचारधारा को अपनाया था, वहां काम करना एक अनूठा अवसर था। इसने न
केवल पेशेवर उन्नति का अवसर प्रदान किया, बल्कि तृतीय रय के भीतर शैक्षणिक और संस्थागत सम्मान भी अर्जित किया। जोसेफ मेजेल उस शिविर में कैदियों पर प्रयोग करने वाले कम से कम 1 दर्जन चिकित्सकों में से एक थे। फिर भी इस मौके का फायदा उठाने का उनका उत्साह और जिस निर्दयता से उन्होंने ऐसा किया, उसका गहरा प्रभाव पड़ा। ऑश्विट्ज केवल हत्या का अड्डा नहीं था। मेजेले जैसे व्यक्तियों के नियंत्रण में यह एक भयावह परीक्षण स्थल भी था, जहां वे ज्ञान को विनाश की विचारधारा के अनुरूप तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता था। ऑश्विट्ज में किए गए प्रयोगों में कई तरह के डरावने उद्देश्य शामिल थे। जुड़वा बच्चों और बौनों पर आनुवंशिक जांच से लेकर मानव शरीर पर रसायनों और बीमारियों के प्रभाव के परीक्षण तक। अक्सर इन प्रक्रियाओं के कारण स्थायी विकृति, तीव्र पीड़ा और अक्सर रोगियों की मृत्यु भी होती थी। ये मौतें डॉक्टरों द्वारा जानबूझ कर रची जाती थी और सावधानीपूर्वक दर्ज की जाती थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन प्रथाओं में कैदियों की सहमति कभी नहीं ली जाती थी। उन्हें न तो उपचार की प्रकृति, उनके जोखिमों और न ही उनके आसन्न भाग्य के बारे में बताया जाता था। चिकित्सा नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों को मेजेले और उनके साथियों के पक्ष में त्याग दिया गया, जो ऑश्विट्ज के कैदियों को राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा की आड़ में विकृत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अमानवीय विषय मानते थे। इसका मतलब यह था कि जहां हजारों लोग रोजाना गैस चैम्बरों में मर रहे थे, वहीं कई और लोगों पर उन लोगों की वैज्ञानिक आकांक्षाओं और नस्लीय धारणाओं को पूरा करने के लिए यातनापूर्ण प्रयोग किए जा रहे थे, जो जर्मन चिकित्सा को अपनी विरासत मानते थे। ऑश्विट्ज में हुई क्रूर घटनाओं, जिनमें प्रयोगों की एक सुनियोजित श्रृंखला भी शामिल थी, ने बचे लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी और मानवता के किसी भी आभास को झुठलाते हुए होलोकॉस्ट के अत्याचारों के सशक्त प्रमाण के रूप में काम करती हैं। सामूहिक नसबंदी तकनीकों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए प्रयोग किए गए, जिनका उद्देश्य पूरे समूह की प्रजनन क्षमता को छीनना था। कैदियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया या विभिन्न संक्रामक रोगों के संपर्क में लाया गया ताकि रोग की प्रगति का अध्ययन किया जा सके और उपचारों का परीक्षण किया जा सके। इसके अतिरिक्त कैदियों को बिना किसी चिकित्सीय कारण के सर्जरी और चिकित्सा प्रक्रियाएं करानी पड़ी, जिससे उन्हें अत्यधिक दर्द हुआ और साथ ही शोध के उद्देश्य और एसएस डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की शिक्षा दोनों की पूर्ति हुई। इसके अलावा कैदियों को केवल उनके शरीर के विच्छेदन और शारीरिक नमूनों के संग्रह के लिए मारा गया ताकि शासन के मानवशास्त्री और चिकित्सा अध्ययनों में सहायता मिल सके। ऐसा माना जाता है कि डॉ. ओटमार वॉन वर्शुअर ने ऑश्विट्ज में जोसेफ मेजेल की नियुक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। यह संभव है कि वर्शुअर ने विनाश शिविर को कैसर विल्हेम मानव विज्ञान, मानव आनुवंशिकी और सुजनन संस्थान, जहां वे निदेशक के रूप में कार्यरत थे, के लिए जैविक सामग्री प्राप्त करने के एक असाधारण संसाधन के रूप में देखा हो। ऑश्विट्ज में रहते हुए मेजेले ने अपने जर्मन सहयोगियों को मारे गए कैदियों से प्राप्त मानव अवशेषों, रक्त, अंगों, कंकालों, भ्रूणों और शरीर के अन्य अंगों की एक भयावह सूची भेजी थी। मेजेले ने खुद को अपने वरिष्ठों की शोध परियोजनाओं में योगदान देने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने ऐसे परिणाम उत्पन्न करने की महत्वाकांक्षा के साथ अपने स्वयं के प्रयोग भी किए, जो उनकी अकादमिक प्रतिष्ठा को मजबूत करे और अंततः विश्वविद्यालय में पद दिलाए। उनके मार्गदर्शन में शिविर के भीतर एक शोध केंद्र स्थापित किया गया, जिसमें कई बैरक थे। इस केंद्र को चलाने के लिए उन्होंने सावधानीपूर्वक चिकित्सा पृष्ठभूमि वाले कैदियों को चुना, जो अधिक विशिष्ट कार्यों में उनकी सहायता कर सके।
एक एसएस डॉक्टर के रूप में जोसेफ मेजेले समकालीन शल्य चिकित्सा उपकरण, रसायन और प्रयोगशाला उपकरण प्राप्त करने में सक्षम थे और उन्हें बिरकेनो के एक निर्दिष्ट खंड में स्थापित किया। उन्होंने यहां एक पैथोलॉजी लैब की स्थापना की जहां मृत पीड़ितों से लिए गए ऊतक के नमूनों की जांच की जाती थी। ऑश्विट्ज में मेजेले द्वारा किए गए वैज्ञानिक प्रयोग केवल उनके अपने विचार ही नहीं थे, बल्कि उनके गुरु ऑटमार हॉन वर्शुअर के नेतृत्व में कैसर विल्हेम मानव विज्ञान, मानव आनुवंशिकी और सुजनन विज्ञान संस्थान के हितों को भी पूरा करते थे। अपने व्यक्तिगत शोध और अन्य शासन वैज्ञानिकों के साथ सहयोगी परियोजनाओं में मेजेले का ध्यान मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत और शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के बीच संबंधों की जांच पर केंद्रित था। ऐसे परिवेश में जहां विज्ञान नैतिक मानकों का पालन करता है, मानव आनुवंशिकी रोग संचरण, अंतर्निहित लक्षणों और प्रजातियों के विकास को समझने के लिए अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दुर्भाग्य से तृतीय रह के वैचारिक शासन के दौरान इस क्षेत्र का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया और यह नस्लीय प्रचार के एक उपकरण के रूप में कार्य किया। मेजेल और उनके साथी जैसे लोग वैज्ञानिक सत्य की खोज नहीं कर रहे थे, बल्कि एक गहरी नस्लवादी विचारधारा को मान्यता दे रहे थे जो जीव विज्ञान का उपयोग करके एक सख्त नस्लीय पदानुक्रम स्थापित करती थी। उनके विकृत दृष्टिकोण का आधार यह धारणा थी कि मानव जातियां अलग जैविक इकाइयां हैं, न केवल भिन्न बल्कि आनुवंशिक मूल्य के संदर्भ में मात्रात्मक भी। इस विश्वास प्रणाली के तहत जर्मनिक लोगों को विकास का शिखर माना जाता था कि वे अधिक स्वस्थ, मजबूत और नैतिक रूप से श्रेष्ठ थे। सबसे दूर जैविक रूप से अशुद्ध माने जाने वाले समूह थे यहूदी, रोमानी, स्लाव, जिनके बारे में नाजियों का मानना था कि उनमें रोग, मानसिक दुर्बलता, अपराध, वेश्यावृत्ति और असामाजिक व्यवहार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस विश्वास के कारण छद्म वैज्ञानिक और अमानवीय नीतियों को लागू किया गया। जर्मन आनुवंशिक भंडार की शुद्धता की रक्षा के लिए उन्होंने नस्लीय स्वच्छता उपायों की वकालत की, जिनमें अनिवार्य नसबंदी से लेकर जैविक रूप से खतरनाक माने जाने वाले लोगों का व्यवस्थित उन्मूलन शामिल था। विभिन्न नस्लीय समूहों के बीच अंतःप्रजनन को आनुवंशिक प्रदूषण माना जाता था। इस कथित नस्लीय शुद्धता को बनाए रखने की चाहत नाजी नरसंहार के लिए एक प्रमुख वैचारिक समर्थन बन गई। मेजेले इस दृष्टिकोण के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने उत्साहपूर्वक उन शारीरिक लक्षणों या जैव रासायनिक चिह्नों की पहचान करने का प्रयास किया जो उनके अनुसार किसी व्यक्ति की नस्लीय उत्पत्ति की पहचान कर सके। होलोकॉस्ट के दौरान न कुख्यात नरसंहार केंद्र ऑश्विट्ज में शोधकर्ता खोपड़ी के आकार, आंखों के रंग, कद और चेहरे की समरूपता जैसी शारीरिक विशेषताओं और कैदियों की जातीय उत्पत्ति के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि जीव विज्ञान कथित मूल्य के आधार पर नस्लीय वर्गीकरण के लिए वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रदान कर सकता है, इसलिए यह सुविधा एक गुप्त प्रयोगशाला की तरह काम करती थी जहां नाजी नस्लीय सिद्धांतों का कट्टर निष्ठा के साथ परीक्षण किया जाता था। वैज्ञानिक समझ बढ़ाने के नाम पर हजारों लोगों पर, जिनमें बच्चे, जुड़वा बच्चे, बौने और विकृतियां या असामान्य स्थितियां चंद्र बिंदु थी, अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। सच तो यह है कि ये प्रयोग वैचारिक एजेंडे के मुखौटे का काम करते थे। विज्ञान और क्रूरता के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट गई और मेजेल इस संलयन के सबसे विकृत प्रवर हलंतकों में से एक के रूप में उभरे। ऐसे से जुड़े अन्य डॉक्टरों के साथ मेजेले का दृढ़ विश्वास था कि जर्मन लोगों की कथित आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए
प्रत्येक व्यक्ति की नस्लीय विरासत को निश्चित रूप से निर्धारित करने हेतु विशिष्ट शारीरिक या जैव रासायनिक लक्षणों की पहचान करना आवश्यक है। नस्लीय विज्ञान और विकृत सामाजिक डार्विनवाद की भाषा में शिक्षित ये लाभ होग अपनी पदानुक्रमिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाले किसी भी निष्कर्ष को प्रयोगों में मनुष्यों को विषय के रूप में उपयोग करने के लिए उचित मानते थे। उनके लिए दर्द, अपमान या मृत्यु जैसे नैतिक विचार महत्वहीन थे। वे इन बलिदानों की उपयोगिता को स्वयं सिद्ध और ज्ञान की ओर एक आवश्यक कदम मानते थे, जो उनके अनुसार रीच के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। इन परियोजनाओं के लिए पीड़ित लगभग हमेशा दो समुदायों से चुने जाते थे, जिन्हें नाजीवाद अनिवार्य और स्थायी दुश्मन मानता था। यहूदी और रोमा राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा के अनुसार यहूदियों और रोमाओं को जैविक रूप से पतित प्राणी शारीरिक और नैतिक पतन के जन्मजात प्रसारक एक अंतर्निहित खतरा माना जाता था, जिसका उन्मूलन आवश्यक था। पूर्णहीनता की यह धारणा व्यवस्थित अमानवीयकरण का आधार थी। कैदी अपनी गरिमा खो देते थे और उन्हें केवल डिस्पोजेबल संसाधन माना जाता था, जिनका मूल्य केवल उनके दर्द से निकाले जा सकने वाले सीमित मूल्य के लिए था। अपने विशाल पैमाने और सावधानीपूर्वक संरचित प्रशासन के साथ ऑश्विट्ज़ बिरकेनों ने इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए एक अद्वितीय वातावरण प्रदान किया। यहाँ मेजेल के पास अपने हितों के अनुरूप पीड़ितों का एक निरंतर स्रोत था। शिविर में 20,000 से ज्यादा रोमानी लोगों को भीड़ भाड़ और कुपोषण से ग्रस्त कठोर परिस्थितियों में हिरासत में रखा गया था। साथ ही कब्जे वाले इलाकों से रेलगाड़ियां लाखों यहूदियों को चयन के लिए लाती थीं। दुनिया में अनुस्वर कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में कमजोर लोग नहीं थे जो कांटेदार तारों के पीछे फंसे हुए थे, पूरी तरह से डॉक्टरों की दया पर, जो जिंदगी या मौत का फैसला करने का अपना अधिकार जताते थे। उन बिजली से जग मगाती बारों और थके हुए बच्चों से भरी भीड़भाड़ वाली बैरकों के बीच मेजेले ने वैज्ञानिक प्रतिष्ठा की अपनी लालसा को नाजी विचारधारा के प्रति अपने उत्साही पालन के साथ जोड़ने के लिए एक आदर हलंच माहौल खोज निकाला। नतीजतन अस्थायी शव परीक्षा कक्षों, बैरकों में स्थापित प्रयोगशालाओं और शेरों में परिवर्तित ऑपरेशन थिएटरों में उसने अत्याचारों की एक सूची तैयार की। उसकी विकृत सोच में ये कृत्य जर्मन विज्ञान की सेवा के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। अपने कार्यों की वैधता में अटूट विश्वास के साथ उन्होंने एक सहकर्मी को बताया कि ऑश्विट्ज़ की अनोखी परिस्थितियों अनुस्वर में मनुष्यों पर निर्बाध शोध के ऐसे असाधारण अवसर को छोड़ना लगभग पाप होता। रोमा आबादी पर उनका ध्यान केवल चिकित्सा परीक्षण के विषयों तक ही सीमित नहीं था। इसके अतिरिक्त मेजेले ने एक व्यापक मानवशास्त्रीय जांच भी की, जिसका उद्देश्य इस समुदाय के शारीरिक लक्षणों, परंपराओं और कथित नस्लीय विशिष्टताओं को पूरी तरह से दर्ज करना था। इस परियोजना के एक भाग के रूप में नोमा नामक एक गंभीर चेहरे के गैंग्रीन की महामारी ने रोमानी बच्चों को प्रभावित किया, जो अत्यधिक कुपोषण से जुड़ा था। मेजेले ने कई जेल में बंद डॉक्टरों को इस बीमारी की प्रगति पर नजर रखने का निर्देश दिया। हालांकि कोई भी निष्पक्ष चिकित्सक यह मान लेगा कि नोमा रोग लंबे समय तक भोजन के अभाव और खराब स्वच्छता के कारण होता है। मेजेले ने इसके बजाय इसकी उत्पत्ति रोमानी जाति की अंतर्निहित हीनता को बताया। अनुसंधान केंद्रों को आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए उत्सुक उन्होंने जानबूझकर इस रोग से पीड़ित कई बच्चों को मार डाला, फिर उनके सिर और अंगों को निकालकर ग्रास स्थित एसएस मेडिकल अकादमी और अन्य रीच संस्थानों में शारीरिक अध्ययन के लिए भेज दिया गया। दुख की बात है कि जब कैदी डॉक्टरों ने इस संक्रमण, जो पहले लगभग हमेशा घातक होता था, का
इलाज खोज लिया, तब भी सभी ठीक हुए बच्चों को गए सच चैम्बर में भेज दिया गया। उनकी रुचि का एक अन्य क्षेत्र समान जुड़वा बच्चों में था। 1930 के दशक से जर्मन आनुवंशिकीविद, जिनमें उनके गुरु वेर्शवर भी शामिल थे, आनुवंशिकता को समझने के लिए जुड़वा बच्चों को महत्वपूर्ण मानते थे। युद्ध से पहले शोधकर्ताओं को अध्ययन के लिए माता पिता या स्वयं प्रतिभागियों की सहमति की आवश्यकता होती थी, जिससे उपलब्ध मामलों में काफी कमी आई। हालांकि ऑशविट्ज ने ऐसे प्रतिबंध हटा दिए। मेजेले को निर्वासित यहूदी काफिलों और शिविर में बंद रोमानी परिवारों से प्राप्त जुड़वा बच्चों के सैकड़ों सेट उपलब्ध थे। किसी भी जर्मन या अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता को मानव सामग्री का इतना बड़ा भंडार पहले कभी उपलब्ध नहीं कराया गया था। चुने हुए जुड़वा बच्चों को अनुसंधान केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मेजेले के आदेश पर कर्मचारियों ने हर पहलू पर व्यापक शारीरिक माप किए। खोपड़ी के आकार, अंगों की लंबाई, दांतों की संरचना, परितारिका के रंग और अन्य विशेषताओं का दस्तावेजीकरण किया गया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में जैविक नमूने विशेष रूप से रक्त एकत्र किए गए। ऑशविट्ज में जोसेफ मेजेले के प्रदर्शन की उनके एसएस वरिष्ठों ने उनके अटूट समर्पण और दक्षता के लिए बहुत सराहना की, जिसने उन्हें अप्रतिबंधित स्वतंत्रता और सहायता प्रदान की। इस स्वतंत्रता ने उन्हें आर्यन वर्चस्व में उनके दृढ़ विश्वास और नाजी नस्लीय विज्ञान पर उनके दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर विचित्र चिकित्सा प्रयोगों की एक विस्तृत सूची तैयार करने में सक्षम बनाया। बाद में मृत्यु के दूत के रूप में प्रसिद्ध, उन्होंने ये नृशंस कृत्य किए। यातना शिविर में उनके कार्यकाल के दौरान एक विशेष रूप से विचलित करने वाली ही घटना वह थी जब मेजेले ने वैज्ञानिक परीक्षण के झूठे बहाने से दो जुड़वा बच्चों, गुइरो और नीना, जिनकी उम्र मुश्किल से 4 साल थी, को अलग कर दिया। बाद में उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी योजना के अनुसार एक प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने कृत्रिम जुड़वा बच्चे बनाने के एक भयानक प्रयास में उन्हें पीछे से सिल दिया और उनकी रक्त वाहिकाओं को जोड़ दिया। ऑपरेशन रूम से बाहर निकलने पर परिणाम ने उसके भीतर छिपी असीम क्रूरता को उजागर कर दिया। युद्ध के बाद जीवित बची वेरा एलेक्सेंडर ने अपनी हृदयविदारक दुर्दशा सुनाई। बच्चे संक्रमित थे, लगातार रिस रहे थे, दिन रात लगातार रो रहे थे। उनकी मां, जिसका नाम संभवतः एस्टेला था, ने उनकी निरंतर पीड़ा को कम करने के लिए मॉर्फिन का प्रबंध किया। एक अन्य मामले में एक यहूदी कैदी चिकित्सक ने दावा किया कि मेजेले ने प्रत्येक जोड़े में से एक भाई के हृदय में क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन लगाकर 14 जुड़वा बच्चों की हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अध्ययन के लिए उनके अंगों का विच्छेदन और विश्लेषण करने हेतु जीवित बचे भाई की भी जान ले ली। उनके आसपास काम करने वालों के विवरण लगातार उनके विरोधाभासी व्यक्तित्व को दर्शाते थे। शोध के लिए चुने गए व्यक्तियों के प्रति उनका व्यवहार मिलनसार, ध्यान देने वाला या यहाँ तक कि दयालु होने का भी था। फिर भी दयालुता का यह आवरण तुरंत ही ढह जाता था। उदासीनता से वह उनके वध का आदेश देता, मानो कोई निमित्त आदेश दे रहा हो। युवाओं से एक विकृत भाव में वह अनुरोध करता कि उन्हें अपने प्रयोगों का विषय बनाने से पहले उनका विश्वास जीतने के लिए अंकल मेजेल कहा जाए। हालांकि उसकी मुख्य चिंता जुड़वा बच्चों के साथ थी। ऑशविट्ज के कैदी भी उसके अभ्यास से मुक्त नहीं थे। मेजेल को शारीरिक असामान्यताओं, लगातार बीमारियों या ऐसे लक्षणों वाले व्यक्तियों में एक विशेष रुचि थी जिन्हें वह जांच के योग्य समझता था। 1943 में नोमा एक विषैला जीवाणु संक्रमण, जिसने रोमानी कैदियों के चेहरे और मूंद को तबाह कर दिया था, उनमें फैल गया। उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता दिखाने के बजाय
मेजेल ने महामारी को एक अध्ययन करने के अवसर के रूप में देखा, यह दावा करते हुए कि इससे एक निवारक उपचार विकसित होगा। हालांकि कोई भी संभावित लाभ केवल जर्मनों के लिए था। इन अध्ययनों को करने के लिए उन्होंने शिविर के एक कैदी यहूदी बालरा होग विशेषज्ञ बर्थोल्ड एप्स्टीन का सहयोग लिया, जिन बच्चों की तत्काल मृत्यु नहीं हुई थी। उन्हें एक अलग बैरक में अलग रखा गया था। कई बच्चों की जानबूझकर हत्या की गई ताकि उनके सिर और अंगों को जार्म हैन बंद करके आगे की जांच के लिए एसएस मेडिकल अकादमी भेजा जा सके। उनकी सबसे क्रूर रणनीतियों में से एक कैदियों की आंखों में सीधे रंग और रसायन डालकर उनकी आंखों का रंग बदलने की कोशिश करना था, जिससे उन्हें असहनीय दर्द और स्थायी क्षति होती थी। इसके अलावा मेजेले ने बिना किसी वैध चिकित्सीय कारण के अंगविच्छेदन, प्रायोगिक रक्त आधान और कई ऐसी दखलंदाजी भरी प्रक्रियाएं की जिन्हें एकमात्र उद्देश्य उनके झूठे वैज्ञानिक हितों को पूरा करना था। ऑश्विट्ज में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मेजेले ने अपने पूर्व मार्गदर्शक और संरक्षक ओटमार वॉन वर्शुअर के साथ निरंतर हिलंत्राचार बनाए रखा। उन्होंने अपने पीड़ितों से जैविक नमूने और ऊतकों के टुकड़े कैसर विल्हेम संस्थान को भेजे, जिसके निदेशक वॉन वर्शुअर थे। शिविर के भीतर उनके कुछ प्रयोग स्पष्ट रूप से इसी हलनथान के लिए किए गए थे। एक विशेष रूप से विभत्स घटना में मेजेले ने 8 रोमानी परिवार के सदस्यों की हत्या का आदेश दिया ताकि उनकी आंखें निकालकर तुलनात्मक अध्ययन के लिए भेजी जा सके। जर्मन वेज हलनत्यान को आगे बढ़ाने के उनके अथक समर्पण के लिए उन्हें आधिकारिक प्रशंसा पत्र मिले। मुख्य चिकित्सक के पद पर आसीन होने के बावजूद उनके अधीन कैदियों को दी जाने वाली चिकित्सा सहायता लगभग न के बराबर थी। जर्मन चिकित्सा कर्मी ज्यादातर यहूदी डॉक्टर कैदियों पर नजर रखते और उन्हें नियंत्रित करते थे, जो मुश्किल से ही बुनियादी देखभाल कर पाते थे, जिन्हें उन्नत उपचार की आवश्यकता हो ही थी। उन्हें बेकार समझा जाता था और तुरंत गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। संक्षेप में, ऑश्विट्ज में जोसेफ मेजेले की हरकतें मानव जीवन के प्रति अनादर और उन्मूलन के लिए दवाओं के व्यवस्थित प्रयोग से चिन्हित थी। उनका वृत्तांत नरसंहार का एक भयावह प्रतीक बन गया, जो उन अत्याचारों की चेतावनी देता था जो तब सामने आ सकते हैं जब हठधर्मी उत्साह और विज्ञान का इस्तेमाल घृणा की सेवा में की या जाता है। जब ऑश्विट्ज के महिला क्षेत्र में टाइफस फैला तो मेजेले ने 600 यहूदी कैदियों वाले बैरक को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। उन्हें सीधे गैस चैम्बर में ले जाया गया और मार डाला गया। नरसंहार के बाद इमारत को कीटाणुरहित और गहन सफाई से गुजारा गया। बगल के ब्लॉक की महिलाओं को साफ कपड़े दिए गए और उन्हें स्वच्छ बैरक में ले जाया गया। उनके वरिष्ठों द्वारा कुशल और व्यावहारिक में हानि गई। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप उन्हें युद्ध योग्यता क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1944 में मेजेले को ऑश्विट्ज बिरकेनो के मुख्य चिकित्सक का पद मिला। निजी तौर पर उनका शिविर जीवन अपेक्षा कृत समृद्ध था, जो नॉर्मंडी लैंडिंग के बाद इतालवी, रूसी या फ्रांसीसी युद्ध क्षेत्रों पर जर्मन सैनिकों के सामने आने वाली भीषण परिस्थितियों से बिल्कुल अलग था। एसएस अधिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हर संगठित सामूहिक हत्या के बाद अतिरिक्त राशन, सिगरेट और वोदका जैसे भत्ते दिए जाते थे। नौकरशाही औपचारिकता के लिए इन गैस हत्याओं को आधिकारिक अभिलेखों में विशेष कार्रवाई के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही एसएस अधिकारियों के क्लब में बर्लिन के बेहतरीन रेस्टोरेंट जैसी शानदार दावतें होती थी। ऐसी ही भव्यता के बीच मेजेले और उनकी पत्नी आइरीन ने 11 मार्च 1944 को अपने बेटे रॉल्फ का स्वागत किया। कुछ ही मीटर की दूरी पर
कैदी मुश्किल से 700 कैलोरी से ज्यादा के दैनिक आहार पर गुजारा कर पाते थे। अधिकांश कैदी अपने दुखों के अंत को लेकर अनिश्चित थे, चाहे वह बीमारी से हो, भूखमरी से, जल्दबाजी में किसी गार्ड की गोली से या फिर विभत्स प्रयोगों के लिए चुने जाने से। ऑश्विट्ज एक विनाश शिविर का आदर्श था, जहां रोजाना अनगिनत जाने जाती थी। अक्सर मेजेले और उनके तथा कथित चिकित्साकर्मियों द्वारा किए गए फैसलों के कारण अपनी विलासिता के बावजूद अधिकारियों को लगातार बढ़ती हुई दुखद खबरें मिलती रही। मित्र देशों के हवाई हमलों ने जर्मन शहरों को बेरहमी से तबाह कर दिया, जबकि पश्चिमी सेनाएं पूरे फ्रांस में विजयी होकर मार्च कर रही थी। ऑश्विट्ज में बचे हुए कैदियों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि 1944 में सोवियत लाल सेना ने पुरानी होलिश सीमा का उल्लंघन किया और तेजी से परिसर की ओर बढ़ गई। साथ ही वाइकिंग डिवीजन सहित वाफेनेसेस डिवीजन लड़ाई में डटे रहे। एक हफ्ते बाद वारसो में एक विद्रोह भड़क उठा। हालांकि इसे क्रूर बल से दबा दिया गया, लेकिन यह पोलैंड पर जर्मन सत्ता के पतन का प्रतीक था। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे मेजेले अपने प्रयोग जारी रखते गए, ऑश्विट्ज में अत्याचार बढ़ते गए। उनकी पत्नी की डायरी के अनुसार 13 सितंबर 1944 को पहली बार शिविर के ऊपर हवाई हमले के अलार्म बजने लगे। एक ऐसी घटना जो युद्ध के अंतिम महीनों में बार बार दोहराई जाती थी। ऑश्विट्ज में मेजेले द्वारा की गई प्रक्रियाओं की पहचान अत्यधिक क्रूरता से की गई थी और उनका कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं था। इन प्रक्रियाओं में घुसपैठ और दर्दनाक उपचार शामिल थे, जिनका उद्देश्य न तो राहत देना था और न ही उपचार, बल्कि प्रयोगात्मक उद्देश्य यो की पूर्ति करना या एक निराधार वैज्ञानिक जिज्ञासा को शांत करना था। रेनाटे गुटमैन का मामला चिकित्सा के इस भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि उन्हें कई अन्य लोगों की तरह मौत की मशीनरी में एक मात्र संख्या तक सीमित कर दिया गया था। ऑश्विट्ज के रिकॉर्ड में उसकी कैदी संख्या 917 थी। शिविर पहुंचने पर उसे उसकी मां और भाई से बेरहमी से अलग कर दिया गया। उसे एक ऐसी इमारत में अनुस्वर ले जाया गया जो अस्पताल थी, लेकिन वह एक क्रूर प्रयोगशाला की तरह काम कर रही थी। जुड़वां बच्चों के लिए एक विभत्स प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें उनकी शारीरिक रचना की गहन जांच, कई एक्सरे और गर्दन की गले की नस से काफी मात्रा में रक्त निकालना शामिल था। इतनी छोटी बच्ची के लिए इन प्रक्रियाओं ने तीव्र शारीरिक और भावनात्मक आघात पहुंचाया। एक बार रेनाटे को एक मेज पर जकड़ा हुआ था, जबकि एक मेडिकल टीम के सदस्य ने बिना कोई कारण बताए या सांत्वना दिए उस पर चाकू से वार कर दिया। पीड़ा और भय इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। उनका लक्ष्य न केवल बच्चों की शारीरिक जांच करना था, बल्कि उनकी आत्मा को भी नष्ट करना था। प्रयोग की एक अन्य विषय लॉरेंट मोनाश का वृत्तांत एक और भयावह कहानी प्रस्तुत करता है। समय के साथ उसने कांपती आवाज में बताया कि कैसे कैदियों को नियमित रूप से शरीर के विभिन्न हिस्सों में इंजेक्शन दिए जाते थे और उन्हें हमेशा इस पदार्थ की प्रकृति से अनभिज्ञ रखा जाता था। ऐसे ही एक इंजेक्शन के बाद उसकी बहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसकी गर्दन एक अनियंत्रित संक्रमण से बुरी तरह सूज गई और विकृत हो गई। अंततः उसे ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया, लेकिन वहां जो कुछ भी किया गया वह किसी भी सम्मानजनक चिकित्सा प्रक्रिया जैसा नहीं था। ऑपरेशन हिना एनेस्थीसिया के एक गंदी जगह में अस्थायी लैंपों से रोशन किया गया था और प्रक्रियाओं के बीच उपकरणों को बमुश्किल ही साफ किया जाता था। वर्षों बाद लॉरेंज ने उस जगह की तुलना एक कसाई की दुकान से की जो ऑपरेशन थिएटर का भेष धारण किए हुए थी, जहां मानव जीवन का कोई सम्मान नहीं था और पीड़ा को उदासीनता से देखा जाता था।
विज्ञान, जो कभी जोसेफ मेंजेल का क्षेत्र था, नैतिकता से अलग हो गया और उसे पतन, पीड़ा और विनाश के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जो जैव चिकित्सा अध्ययन की शब्दावली में लिपटा हुआ था, फिर भी सहानुभूति से रहित था। जुड़वा बच्चों पर उनके सबसे विभत्स प्रयोगों, अनुस्वर में बिना किसी चिकित्सीय आवश्यकता के अंगविच्छेदन, एक भाई बहन में जानबूझकर टाइफस या इसी तरह की बीमारियों का संक्रमण, और जुड़वा बच्चों के बीच लगभग घातक स्तर तक रक्त आधान शामिल थे। वेरा अले जेनर का वृत्तांत सबसे कष्टदायक घटनाओं में से एक का वर्णन करता है। मेजेल ने दो रोमानी बच्चों की रीढ़ की हड्डी को शल्य चिकित्सा द्वारा जोड़कर स्यामी जुड़वा बच्चे पैदा करने का लक्ष्य रखा था। जैसा कि अनुमान था, परिणाम अकल्पनीय पीड़ा लेकर आया। कई दिनों की यातना सहने के बाद दोनों बच्चे गैंग्रीन के संक्रमण का शिकार हो गए। इन प्रयोगों के दौरान मरने वालों की संख्या मरने वाल होन की संख्या का केवल एक अंश थी। स्थायी रूप से घायल जीवित बचे लोगों को मेजेले ने बेकार समझकर तुरंत मार डाला। फिर उनके शरीर का शोध उद्देश्यों के लिए विच्छेदन किया गया और वे अध्ययन के विषय बन गए। मेजेले की सहायता करने के लिए बाध्य एक यहूदी चिकित्सक मिक्लोस निस्ली ने बताया कि कैसे एक रात एसएस अधिकारी ने स्वयं क्लोरोफॉर्म के इंजेक्शन सीधे उनके हृदय में देकर 14 जुड़वा बच्चों का हो मार डाला। यदि एक जुड़वा बीमारी के कारण मर जाता तो दूसरे को तुलनात्मक शव परीक्षण के लिए तुरंत बलि चढ़ा दी जाती। इन रिपोर्टों के पूरा होने पर विशिष्ट अंगों को पैक करके बर्लिन स्थित कैसर व हिलहेम संस्थान भेज दिया गया। ऑश्विट्स बिरकेनो रैंप चयन के दौरान मेजेले ने न केवल जुड़वा बच्चों की पहचान की, बल्कि बौनापन, भीमकायता, अस्थि विकृति या क्लबफुट जैसी शारीरिक विकृतियों व ले निर्वासितों की भी जांच की और उन्हें तुरंत बाकियों से अलग कर दिया। इस शोध में व्यापक शारीरिक माप, बार बार रक्त की कमी, अनावश्यक दांत निकालना और विकिरण तथा दवाओं के संपर्क को शामिल किया गए था ताकि ध्यान देने योग्य परिवर्तन लाए जा सके। अध्ययन के समापन पर विषयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके क्षतिग्रस्त शरीरों को अक्सर रीच वैज्ञानिकों के आगे के शोध के लिए जर्मनी भेज दी गया। अपने बाद के वर्षों में इन दुर्व्यवहारों से बची एक बॉनी एलिजाबेथ ओविट्स ने कांपती आवाज में उस अवर्णनीय पीड़ा का वर्णन किया जो उन्होंने हमें दी थी, एक ऐसी पीड़ा जो कई दिनों तक चली, प्रयोग समाप्त होने के बाद भी बनी रही। मेजेल का जुनून हेट्रोक्रोमिया से ग्रस्त कैदियों तक भी फैला था, एक आनुवंशिक विसंगति जिसमें अलग अलग रंग की आंखें होती हैं। कैसर विल्हेम संस्थान के एक सहयोगी ने भी इस अनोखे आकर्षण को साझा किया। मेजेले ने निर्वासितों की पहचान और उनकी हत्या का आदेश दिया ताकि उनकी आंखों की पुतलियां निकाली जा सके, जिन्हें बर्लिन भेजे जाने से पहले जार में रखा जाता था। अपनी प्रयोगशाला में मेजेले ने अपने सबसे विभत्स संग्रहों में से एक विकसित किया, जिसमें सैकड़ों मानव आंखों को सावधानीपूर्वक छेद कर लकड़ी के तख्तों पर चिपका दिया गया था। इन अवशेषों का उन्होंने उसी तरह गहनता से अध्ययन किया जैसे कोई कीटविज्ञानी कीड़ों का विच्छेदन करता है, और उन्होंने इसे अशुभ रूप से मेरा तितली संग्रह नाम दिया। जोसेफ मेजेले के चिकित्सा प्रयोगों के शिकार ज्यादातर बच्चे थे। विडंबना यह है कि नाजी क्रूरता का प्रतीक यह डॉक्टर अक्सर उन नन्हे मुन्नों के प्रति चौकस और यहां तक कि दोस्ताना व्यवहार करता था जिन्हें उसने परीक्षण के लिए चुना था। ये नाबालिग अन्य कैदियों से अलग बैरकों में रहते थे, जहां शिविर की परिस्थितियों की तुलना में उन्हें थोड़ा अधिक पौष्टिक आहार और कम कठोर व्यवहार मिलता था। वर्षों बाद जीवित बचे में होशर रिकॉल ने मेजेले के विरोधाभासी कार्यों का वर्णन किया। उन्होंने दावा किया कि मेजेले खुद को एक मिलनसार
व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते थे, बिल्कुल एक प्यारे चाचा की तरह, और बच्चों को एक सुखद मुस्कान के साथ मिठाइयाँ या छोटे छोटे उपहार देते थे। हालांकि इन दोस्ताना व्यवहारों के बाद बच्चों को अज्ञात पदार्थों के इंजेक्शन, सर्जिकल कट और शरीर के तरल पदार्थ या ऊतक निकालने ऐसी दर्दनाक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। मोशर को विशेष रूप से याद है कि उनके भाई टिबी को विशेष रूप से कठोर ऑपरेशनों से गुजरना पड़ा था, जहां मेजेले ने बिना एनेस्थीसिया के उसकी रीढ़ की हड्डी ही का ऑपरेशन किया था और बाद में अज्ञात कारणों से उनके सिर में पिन डाल दी थी। दशकों बाद भी मोशर पर उन पिन चुभोने के निशान आज भी मौजूद हैं। चरमोत्कर्ष उस दिन हुआ जब टिबी को पकड़ लिया गया और कई दिनों अनुस्वर बाद उसकी पट्टियां बंधी हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद वह अपने भाई की गोद में मर गया। मेजेले ने बच्चों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी निजी जांच पड़ताल के लिए ही नहीं किया, उन्होंने उन्हें कैसर व हिलहेम संस्थान द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं में भी मदद के लिए नियुक्त किया। इनमें से एक शोध क्षेत्र आंखों का रंग बदलने पर केंद्रित था। इसे हासिल करने के लिए बच्चों और नवजात शिशुओं की आंखों में सीधे रासायनिक पदार्थ डाले जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र सूजन, जलन, स्थायी अंधापन और मृत्यु जैसे परिणाम सामने आते थे। कैंप अस्पताल में जबरन मजदूरी करने वाली हंगरी की स्त्री रोग विशेषज्ञ गिसेला पर्ल ने अपने पीड़ितों की पीड़ा के प्रति मेंजेले की भयावह उदासीनता की गवाही दी। कई हत्याओं में से एक के बाद उसने उसे लापरवाही से अपनी जेब से एक सुगंधित साबुन निकालते, एक जीवंत धुन बजाते और संतुष्ट भाव से अपने हाथ साफ करते हुए देखा, मानो उसने हत्या करने के बजाय अभी-अभी कोई साधारण काम पूरा किया हो। इन प्रयोगों के यहूदी जुड़वा विषयों की देखभाल के लिए एक अन्य कैदी ने अपनी शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया। रक्त के नमूने उनकी उंगलियों से शुरू होकर उनकी धमनियों में पहुंचते थे, जिससे एक ही दिन में कई बार रक्त निकालना संभव हो जाता था। वे भय से भर गए, वे चीखे, सिकुड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः एसएस कर्मियों ने उन्हें शारीरिक रूप से रोक लिया। अन्य मामलों में उनकी आंखों में रसायन डाले गए, कुछ की दोन होन आंखों में तो कुछ की एक आंख में। प्रभाव में अंतर देखने के लिए रसायन डाला गया। परिणाम असहनीय पीड़ा थी। उनकी पलकें भयानक रूप से फैल गईं और एक जलन के एहसास ने उन्हें घंटों रोने पर मजबूर कर दिया। पूर्णविराम एक अन्य जीवित बचे। एलेक्स डेकेल ने व्यक्तिगत रूप से ऐसे अत्याचार देखे जो समझ से परे थे। उन्होंने घृणा के साथ याद किया कि कैसे मेंजेले बिना एनेस्थीसिया के सर्जिकल ऑपरेशन करते थे, जीवित कैदियों के दिल और पेट निकालते थे, जबकि अन्य कैदियों को गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाता था। 2009 में 20 साल की उम्र में ऑशविट्ज निर्वासित किए गए एक यहूदी व्यक्ति यित्साक गैनन ने गवाही दी ही जोसेफ मेंजेले ने बिना बेहोशी की दवा दिए उसकी एक किडनी निकाल ली थी। सर्जरी के बाद उसे फिर से भीषण प्रसव पीड़ा में धकेल दिया गया। दर्द इतना तीव्र था कि उसे खड़े होने में भी तकलीफ हो रही थी। ऐसे अमानवीय कृत्य कोई अनोखी घटनाएं नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था का हिस्सा थी जो वैज्ञानिक अनुसंधान की आड़ में क्रूरता को मान्यता देती थी। मेंजेले और उसके साथी यहूदी और रोमानी बच्चों को योगात्मक विषय मानते थे, न कि सम्मान और अधिकारों के हकदार व्यक्ति। चिकित्सा का इस तरह विकृत प्रयोग होलोकॉस्ट के इतिहास के भयावह अध्यायों में से एक है। इसके अलावा मेंजेले ने अपने प्रयोगों अनुस्वर के लिए गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया, उनके साथ क्रूर व्यवहार किया और अक्सर उन्हें उनकी नियोजित मृत्यु के लिए भेज दिया। चेक यहूदी और होने वाली मां रूथ एलियास थेरेसियंस्टेर यहूदी बस हलंती से ऑशविट्ज पहुंचने पर ऐसी ही प्रथाओं का शिकार बनी।
पीड़ितों में से एक थीं। दशकों बाद उन्होंने दर्द से अपनी आपबीती सुनाई। पहुंचने पर उन्होंने एक स्वस्थ गोरे बालों वाली लड़की को जन्म दिया, जिसने तुरंत मेजेल का ध्यान आकर्षित किया। एक डरावनी जिज्ञासा के साथ उन्होंने आदेश दिया कि एलियास के स्तन बांध दिए जाए, यह दिखावा करते हुए कि वह यह अध्ययन करना चाहते थे कि एक नवजात शिशु बिना भोजन के कितने समय तक जीवित रह सकता है। कई दिनों तक एलियास हताश होकर अपनी बेटी को अकल्पनीय पीड़ा सहते हुए देखती रहीं, जब तक कि एक साथी चेक कैदी डॉक्टर, जो स्वयं भी एक चिकित्सक थे, ने उन्हें बच्ची की पीड़ा कम करने के लिए मॉर्फिन की घातक खुराक नहीं दी। एक अन्य उत्तरजीवी डॉ ओल्गा लेंगेल ने याद किया कि कैसे मेजेल कैदी महिलाओं के प्रसव को गहन ध्यान से देखते थे। नवजात शिशु की जांच के बाद मेजेले ने मां और बच्चे दोनों को तुरंत गैस चैम्बर में ले जाने का निर्देश दिया। कुछ मामलों में उसकी क्रूरता किसी भी कल्पनीय सीमा को पार कर गई। यह दस्तावेज है कि एक अवसर पर उसने एक बच्चे को उसकी मां के गर्भ से जबरन बाहर निकाला, यह पता चलने पर कि वे जुड़वा बच्चे नहीं थे, जैसा उसने अनुमान लगाया था। उसने नवजात शिशु को उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप न होने की हताशा में जलती हुई भट्टी में फेंक दिया। मौत के दूत के अंतिम दिन और बचाव जनवरी 1945 में, जब सोवियत सेना पोलैंड में लगातार आगे बढ़ रही थी, मेजेले अन्य एसएस स्टाफ सदस्यों के साथ ऑश्विट्ज से भाग गए। युद्ध के अंतिम महीनों के दौरान वह ग्रॉस रोसेन एकाग्रता शिविर और उसकी सहायक इकाइयों में तैनात थे। जैसे ही तीसरा रेह टूट गया, उन्होंने वेहरमाच की वर्दी पहनी और एक इकाई में शामिल हो गए। वेश बदलकर मेजेले को छद्म नाम से युद्धबंदी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उस समय अमेरिकी अधिकारियों को उसके अपराधों की गंभीरता का पूरी तरह से पता नहीं था और सर्वाधिक वांछितों में उसकी पहचान अभी भी अज्ञात थी। अगस्त 1945 की शुरुआत में उसे बिना किसी संदेह के रिहा कर दिया गया कि अनगिनत मौतों और क्रूर प्रयोगों के लिए जिम्मेदार यही व्यक्ति था। अगले 4 वर्षों तक मेजेले ने एक गुप्त जीवन व्यतीत की। वह बवेरिया के रोसेनहेम के पास एक छद्म नाम से रहा और एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम किया। वहां से उसने अपने परिवार के साथ संपर्क बनाए रखा, जिसने उसे जीवित रहने और भागने की योजना बनाने में मदद की। जब मित्र देशों के अधिकारियों ने ऑश्विट्ज के अत्याचारों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करना शुरू किया और मेजेले की संलिप्तता का पता चला, तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। हालांकि उसके रिश्तेदारों द्वारा दी गई भ्रामक जानकारी के कारण जांचकर्ताओं को यह विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। 1949 में असफल प्रारंभिक जांचों के निष्कर्षों ने मेजेले को यह विश्वास दिला दी या कि अब जर्मनी में रहना सुरक्षित नहीं है। अपने धनी परिवार से मिले धन से वह दक्षिण अमेरिका भाग गया। उसी वर्ष जुलाई में एक झूठी पहचान के साथ वह अर्जेंटीना चला गया। उसने वहां एक ऐसा माहौल पाया जहां पहले से ही शरण ले चुके कई नाजियों का स्वागत था। 1950 के दशक में वह कानूनी रूप से निवास स्थापित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करने लगा। उसने 1956 में जोस मेजेले के रूप में अर्जेंटीना का ही नागरिकता प्राप्त की। हालांकि 1959 में उसका शांतिपूर्ण जीवन अस्तव्यस्त हो गया। 1950 के दशक के अंत तक जर्मन न्यायिक अधिकारियों ने जोसेफ मेजेले के अपराधों के विस्तृत विवरण वाले व्यापक सबूत इकट्ठा कर लिए थे। उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके थे और वह यूरोप के सर्वाधिक वांछित युद्ध अपराधियों में से एक था। अपनी आसन्न गिरफ्तारी के बारे में जानने पर उसने फिर से भागने का फैसला किया। इस अवसर पर उन्होंने पैराग्वे को लक्ष्य बनाया, ऐसी नागरिकता की तलाश में
जो व्यापक गतिशीलता प्रदान करती और संभावित प्रत्यर्पण के खिलाफ एक नई कानूनी बाधा उत्पन्न करती। हालांकि उनकी कथित सुरक्षा अल्पकालिक थी। मई 1960 में वैश्विक समुदाय आश्चर्यचकित रह गया जब इजरायली गुप्त सेवा मोसाद एजेंटों ने अंतिम समाधान के वास्तुकार एडोल्फ आइखमन को ब्यूनस आयर्स में सफलतापूर्वक खोज लिया और उन्हें यरूशलेम ले जाने के लिए अपहरण कर लिया। इस हाई प्रोफाइल ऑपरेशन ने दक्षिण अमेरिका में छिपे पूर्व नाजियों के नेटवर्क में चिंता की लहरें भेज दी। मेजेले अपने आसन्न पकड़े जाने के डर से चिंतित हो गए। आवेग में आकर उन्होंने जल्दबाजी में पैराग्वे छोड़ दिया। अपने परिवार से निरंतर वित्तीय सहायता के कारण जो अपनी प्रतिबद्धता में कभी नहीं डगमगाए, वह ब्राजील में खुद को स्थापित करने में सक्षम थे। कई वर्षों तक उन्होंने एक लो प्रोफाइल जीवन व्यतीत किया। समर्थकों और सहयोगियों द्वारा प्रदान किए गए घरों में रहने के साथ साथ छिपने के दौर भी बिताए। 1977 में अनुस्वर उनके बेटे रॉल्फ मेजेल जर्मनी से ब्राजील की यात्रा पर गए। उनकी मुलाकात ने बहुत कुछ उजागर किया। रॉल्फ को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो स्पष्ट रूप से बूढ़ा और थका हुआ था, फिर भी अपनी बेगुनाही के विश्वास में दृढ़ था। बाद के आख्यानों के अनुसार जब उसे उसके अपराधों के बारे में बताया गया तो वह उदासीन रहा और धैर्य के साथ दावा करता रहा कि उसने कभी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके दृष्टिकोण से उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनके एसएस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन था। मौत के दूत का जीवन 7 फरवरी 1979 को समाप्त हो गया। उस दिन साओ पाउलो के पास एक लोकप्रिय अवकाश नगर बर्टियोगा के तट पर तैरते समय छद्म नाम वोल्फगैंग गेरहार्ड के तहत उनके शरीर को साओ पाउलो के बाहरी इलाके में एक कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जो उनकी उपस्थिति को मिटाने और उस न्याय से बचने का एक प्रयास था जो 3 दशकों से भी अधिक समय से उनका लगातार पीछा कर रहा था। उनका जीवन समाप्त हो गया और अपने पीछे एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ गए जो विज्ञान की पूर्ण विकृति का प्रतीक था, जिसने उसे विना शक के साधन में बदल दिया। 34 वर्षों तक वह सरकारों, अभियोजकों और जवाबदेही चाहने वालों से बचते रहे। किसी ने भी उनके निधन पर शोक नहीं व्यक्त किया। जोसेफ मेजेल का नाम इतिहास में ऑशविट्स की भयावहता और मानवीय सीमाओं से परे दर्द पहुंचाने के लिए दवाओं के अकल्पनीय उपयोग के प्रतीक के रूप में हमेशा के लिए अंकित रहेगा।